बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। वंस अगेन फिर से चलिए अपने करंट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस क्लास में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर को कवर कर रहे थे। जैसा कि इमेज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस इमेज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो इस इमेज में एक साइड व्यू था, डेट मीन सजाइटल व्यू था। अगर एक व्यक्ति साइड में अगर इस तरीके से अगर खड़ा हो और उसके ब्रेन के इस तरीके से सेक्शन लिया जाए तो हाइपोथैलेमस आपको ऐसा ही नजर आएगा। और इसी हाइपोथैलेमस से कुछ डंटीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इसको इनफंडिबुलम कहते हैं। और इस पूरे राउंडेड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हाइपोफाइसिस। और इनफंडिबुलम जो ग्रीन कलर से डंटीनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो हाइपोफाइसिस है इसी को मिलाकर हम लोग कहा करते थे पिट्यूटरी। तो बहुत हद तक देखिए पिट्यूटरी में अलग अलग लूप्स के नाम मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। इसके भी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिख रहा था, है ना, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। डिस्टालिस इंटरमीडिया फ्यूज हो गए थे तो हमने नाम दिया था एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पीछे की तरफ बसता था उसको मैंने नाम दिया था नीरो हाइपोफाइसिस। और आगे का एडिनो हाइपोफाइसिस, डिस्टालिस मीडिया मिलाकर प्लस पीछे का नीरो हाइपोफाइसिस, दोनों को मिलाकर कहते हैं हम लोग हाइपोफाइसिस। और अगर हाइपोफाइसिस में इनफंडिबुलम को भी जोड़ देंगे तो इतने पूरे हिस्से का नाम होता था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑलरेडी ये पोर्शन आपका पढ़ा हुआ है। फिर मैंने आपको कुछ ब्लड कनेक्शंस के बारे में, ब्लड सप्लाई के बारे में मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो बीच में यहां से शुरुआत करके यहां तक की जो डक्ट यहां पर नजर आती है इसी को हम लोगों ने नाम दिया था हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम इसलिए क्योंकि हाइपोथैलेमस को हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां तक करेगा? दरअसल आप देख पा रहे होंगे कि हाइपोथैलेमस के पास हार्मोन्स बनाने वाले जो न्यूरॉन्स के गुच्छे हैं, जिनको हम लोग न्यूक्लियाई नाम दिया करते हैं, ये छोटे छोटे हैं। सिंपल सी बात है, छोटे छोटे हैं। अगर न्यूक्लियाई इतने छोटे छोटे हैं और जस्ट इमेजिन इसने हार्मोन अगर सीक्रेट किया तो आखिर इसके हार्मोन को हाइपोथैलेमस से लेकर एंटीरियर पिट्यूटरी तक लाने के लिए व्यवस्था तो करनी होगी। क्योंकि अगर इसके न्यूक्लियाई काफी लंबे होते, इतने लंबे न्यूरॉन्स होते कि डायरेक्टली अगर एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच जाते, तो ऐसी स्थिति में ऐसे किसी भी हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना, क्योंकि इसके हार्मोन्स डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचने में सफल हो जाते। लेकिन क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं है, नतीजा यहां पे एक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि न्यूक्लियाई यानी हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई के जो अलग अलग नाम के हार्मोन्स हैं उसे वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक लेकर आएगा, जिससे कि ये हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को नियंत्रित कर सकें। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों? क्योंकि सेम हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स इतने लंबे होते हैं कि जिनका जो एक्सॉन टर्मिनल वो सीधे के सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचने में सफल हो जाता है। तो ये जो लंबे लंबे न्यूरॉन्स हैं, लंबे लंबे, ओब्वियसली न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होंगे। वैसे न्यूरॉन्स जो सेक्रेट करते हैं वैसे सेल्स को हम लोग न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। तो ये जो लंबे लंबे जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के गुच्छे हैं, इतने लंबे हैं कि इनका नाम देखिए मैंने यहाँ पर परिवर्तित कर दिया। इनका नाम रख दिया था मैंने पिट्यूसाइड्स। और अगर इसको न्यूरॉन कहते तो इसको हम लोग क्या कहते थे? एक्सॉन टर्मिनल। लेकिन क्योंकि इसको अब हम लोग न्यूरॉन ना बुला के इसका नाम रख रहे हैं हम लोग पिट्यूसाइड, इसलिए इसके आखिरी हिस्से को हम लोग ने नाम दे दिया था हेयरिंग बॉडीज, है ना। तो एक हेयरिंग बॉडीज क्या है? कई सारे न्यूरॉन्स के आखिरी हिस्से होंगे, सबके कलेक्शन को कह रहे हैं हेयरिंग बॉडीज। तो कई सारे हेयरिंग बॉडीज में क्या होते होंगे? एडीएच नाम के हार्मोन होते होंगे, और इसी के बगल के कई सारे हेयरिंग बॉडीज ऐसे होते होंगे जिसमें ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन होते होंगे। तो ये देखिए, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए किस सेपरेट तरीके के ब्लड की व्यवस्था की गई है, इसके लिए किसी पोर्टल सिस्टम की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ी थी, है ना। तो प्रीवियस क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप यहां पर करा रहा था। तो प्रीवियस क्लास में जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दोनों ही बताए थे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी अगर किसी भी हार्मोन को अगर कम मात्रा में निकालता है तो हाइपोथैलेमस उसे बढ़ाने वाले हार्मोन्स को भेज देता है, और ठीक अपोजिट जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी किसी हार्मोन को अगर ज्यादा मात्रा में निकालता है तो हाइपोथैलेमस उस हार्मोन को वापस कमाने की कोशिश करता है। ऐसे ही मैकेनिज्म को हमने नाम दिया था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसा कि देख पा रहे होंगे इस बोर्ड पर ऑलरेडी मैंने लेबलिंग करके रखा ही है। उम्मीद करते हैं कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन सारे के सारे जो हमारे शरीर के हार्मोन्स है ना, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर काम नहीं करते। हाँ, ज्यादातर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि ठीक अपोजिट मैकेनिज्म पर काम करते हैं, इसको नाम देते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जिसके अंतर्गत अगर किसी हार्मोन के द्वारा किसी काम को संपादित किया जाता है, समाप्त किया जाता है, तो हार्मोन थोड़ा और निकलता है, उस काम को और बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक ऐसा हार्मोन जहां से
मतलब दैट मीन एक ऐसा हार्मोन जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है, और ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन कराता है, खासकर फीमेल के यूट्रस के स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन कराता है चाइल्ड बर्थ के वक्त, है ना। तो जस्ट इमेजिन ऐसे ऑक्सीटोसिन आता था, फीमेल के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, नतीजा और ऑक्सीटोसिन आएगा, नतीजा और कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये और ज्यादा ऑक्सीटोसिन भेजेगा, और इस घटनाओं को तब तक बढ़ाया जाता है जब तक चाइल्ड बर्थ की जैसी नौबत ना आ जाए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी लगभग मैंने यहां पर आपको समाप्त कर लिया था, है ना। अब हम लोग को करना क्या है, अब डिटेल में चलने की बारी है। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन सिक्रीट करने वाले जो न्यूरॉन्स के गुच्छे हैं, इसको तो न्यूक्लियाई कहते थे। उसी तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन सिक्रीट करने वाले न्यूरॉन्स के गुच्छे, इनको हम लोग ट्रॉप्स नाम दिया करते थे, है ना। तो अब डिटेल में चलना है कि आखिर हाइपोथैलेमस से किस किस नाम के हार्मोन आते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अपोजिट चलेंगे, थोड़ा उल्टा चलेंगे। इससे फायदा क्या होगा, दरअसल होगा क्या ना, पहले हम लोग क्या करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास 5 ही तरीके के ट्रॉफ होते हैं, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास 5 ही तरीके के ट्रॉफ होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन 5 तरीके के ट्रॉफ के क्या क्या नाम होंगे, किसकी कितनी मात्रा होगी, ये कौन से हार्मोन निकालेंगे, पहले इसके नाम को देख लेते हैं। क्योंकि जब इसके नाम को आप देख लेंगे तब सेम नाम में अगर आपने आरएफ मतलब रिलीजिंग फैक्टर या आईएफ मतलब इनहिबिटिंग फैक्टर जिससे कुछ वर्ड जोड़ दिए तो ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के नाम और एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स के नाम है ना, लगभग एक ही हैं। बस अंतर यह है कि इसके हार्मोन्स के नाम में आरएफ और आईएफ जैसे शब्द जुड़े होंगे और इसके हार्मोन के नाम में आरएफ और आईएफ जैसे शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। तो हम लोग थोड़ा उल्टा चलते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के अलग अलग ट्रॉप्स के नाम, परसेंटेज और कौन कौन से हार्मोन आते हैं उसके नाम को पहले सुन लेते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रॉप्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, हेडिंग हो गई हम लोगों की ट्रॉप्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ट्रॉप्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के ट्रॉप्स के क्या क्या नाम हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग रखते हैं सोमैटोट्रॉफ। सोमैटोट्रॉफ्स, है ना। इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लगभग ये 40% के आसपास होते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग रखते हैं, दूसरे नंबर पर लिखते हैं हम लोग थायरोट्रॉफ्स। इनकी मात्रा लगभग 20% के आसपास होती है। तीसरे नंबर पर हम लोग रखते हैं कॉर्टिकोट्रॉफ्स। इनकी जो संख्या होती है ये भी 20% के आसपास होती है। चौथे नंबर पर हम लोग रखते हैं ल्यूटोट्रॉप्स। इनकी संख्या लगभग 5% है इनकी संख्या। एक काम करता हूं, इसे थोड़ा नीचे रखते हैं ना, परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा दिक्कत होगा। यहां पहले दूसरे का नाम लिख देते हैं। चौथे नंबर पे काम करते हैं हम लोग, पहले रख देते हैं गोनाडोट्रॉफ्स। इनकी संख्या लगभग 15% के आसपास होती है। और पांचवें नंबर पर अभी जो नाम मैं लिख रहा था उसका नाम था ल्यूटोट्रॉफ, इसे रख देते हैं क्योंकि संख्या में सबसे कम है। ल्यूटोट्रॉफ्स, और इनकी संख्या होती है लगभग सिर्फ 5% के आसपास होती है। आप देख लें, लगभग ये 100 के 100% है। 40, 20, 60, 20, 80 और इधर लगभग 15 है, 95 और ये 5 हो गए 100%। यानी कि जो 5 स्ट्रक्चर मैंने बनाए थे, है ना, जो 5 स्ट्रक्चर मैंने बनाए थे, सपोज कीजिए ये भी एक ट्रॉफ है, ये भी ट्रॉफ है, ये भी ट्रॉफ, ये भी ट्रॉफ और ये भी ट्रॉफ, सबकी मात्रा बराबर नहीं है। सबसे ज्यादा संख्या में मान लेते हैं सोमैटोट्रॉफ होंगे 40%, उससे कम संख्या में होंगे थायरोट्रॉफ 20%, लगभग सेम मात्रा में होंगे कॉर्टिकोट्रॉफ 20%, इससे थोड़े से कम मात्रा में होंगे गोनाडोट्रॉफ लगभग 15% और सबसे कम मात्रा में होंगे ल्यूटोट्रॉफ, है ना। जैसा कि मैं आपको यहां पर लिख के दिखाने की कोशिश कर रहा था, मैंने लिख दिया। तो आखिर ये ट्रॉप्स करते क्या है, चलिए देखते हैं ये ट्रॉप्स करते क्या है। मैं सीधे अब हार्मोन के नाम पर आता हूं। ये जो सोमैटोट्रॉफ है, एक हार्मोन रिलीज करेगा, उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, है ना। उसका नाम होगा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को हम लोग छोटा में GH कहा करेंगे, इसी हार्मोन को हम लोग सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहेंगे, इसी हार्मोन को हम लोग सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहेंगे और इसी को हम लोग छोटा में STH भी कहेंगे, STH। यानी सोमैटोट्रॉफ एक ऐसा पोर्शन है जो कि ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन को निकालेगा। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखने से फायदा क्या होगा, क्योंकि आगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही लिखकर काम चलाएंगे, क्योंकि बार बार पूरे नाम को लिखने में वक्त भी बर्बाद होता है, बोलने में भी थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा शॉर्ट नाम ही आगे से इस्तेमाल होगा। तो जो हार्मोन निकाल रहा है उसका नाम ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन होगा। वैसे ही जो थायरोट्रॉफ हैं, ये जिस हार्मोन को निकालेंगे उसका नाम होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओब्वियसली इसको छोटा में क्या कहेंगे, TSH दिख रहा होगा, TSH
कॉर्टिकोट्रॉफ, ये जिस हार्मोन को निकालेंगे उसका नाम होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को छोटा में हम लोग ACTH कहा करेंगे, है ना। जो ल्यूटोट्रॉफ है, आखिरी नंबर पर जो ल्यूटोट्रॉफ है, ये जिस हार्मोन को निकालेंगे, पहले चलिए इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम, इस हार्मोन का नाम होगा प्रोलैक्टिन, है ना। इस हार्मोन को हम लोग नाम देंगे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को छोटा में PRL लिखेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, PRL भी लिखेंगे। इसी हार्मोन को हम लोग मैमोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, MTH। इसी हार्मोन को हम लोग मैमोट्रॉफिक हार्मोन भी कहेंगे। मैमोट्रॉफिक हार्मोन मतलब MTH। इसी हार्मोन को हम लोग ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहेंगे, LTH, है ना। ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन इस सेम चीज का नाम है, और इसको छोटा में हम लोग LTH भी कहेंगे, है ना। ध्यान रखना है, अगर मैं यहां पर कोई भी नाम लिख रहा हूं या सारे नाम लिख रहा हूं तो सारे नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखे जा रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में सारे नाम बैठे होने चाहिए, है ना। किसी भी नाम का प्रयोग कहीं भी होता है, लेकिन इस नंबर पर आते हैं, नाम है गोनेडोट्रॉफ। अगर आप देख रहे होंगे तो चाहे सोमैटोट्रॉफ हो, थायरोट्रॉफ हो, कॉर्टिकोट्रॉफ हो या ल्यूटोट्रॉफ हो, एक ही नाम के हार्मोन को सीक्रेट करता है। हालांकि उसके कई सिनोनिम्स हैं, कई और भी नाम अल्टरनेट नेम है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन एक ही तरीके के हार्मोन को सीक्रेट करता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो गोनेडोट्रॉफ है ये दो तरीके के हार्मोन को सीक्रेट करेगा, दो तरीके के। तो चलिए यहां पर दो एरो बनेगा। पहला जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस हार्मोन को छोटा में क्या कहेंगे, FSH, है ना। और जो दूसरा हार्मोन रिलीज करते हैं उसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। दूसरा जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम लोग LH भी कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहां पर अंतर है, देखिए दो हार्मोन सीक्रेट करता है गोनेडोट्रॉफ, दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक का नाम FSH है, दूसरे का नाम LH है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो LH वर्ड है ना, ये फीमेल में इस्तेमाल किया जाता है ना। LH जो वर्ड है किस में इस्तेमाल करते हैं, LH वर्ड हम लोग ये फीमेल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिख देता हूं इन फीमेल्स, मतलब ये नाम फीमेल, मेल्स में तो इस्तेमाल नहीं होगा, तो मेल में कुछ और नाम इस्तेमाल होता होगा। तो चलिए वो भी नाम संग संग लिख लेते हैं। तो मेल में कौन सा नाम इस्तेमाल होता है, सेम LH नाम के हार्मोन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेल में हम लोग इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी ICSH कहते हैं, है ना। तो देखिए इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको ऑब्लिक देखा हम लोग लिखेंगे ICSH, और ये नाम कहां पर प्रयोग होगा, इन मेल्स। ये नाम हम लोग मेल में प्रयोग करेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इन मेल्स। चलिए वापस आते हैं, है ना, वापस आते हैं। तो सोमैटोट्रॉफ्स क्या निकालते हैं, ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन निकालते हैं। वैसे ही थायरोट्रॉफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालते हैं, कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकालते हैं, ल्यूटोट्रॉफ प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन को निकालते हैं, जिसको आप मैमोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं या ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। और लास्टली नाम आता है गोनेडोट्रॉफ, जो दो हार्मोन निकालते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में दो हार्मोन निकलेंगे। तो फीमेल में जिस हार्मोन का कॉम्बिनेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा, एक होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरे का नाम होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन मेल में जिस कॉम्बिनेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा, पहला हो तो सेम होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जगह पर हम लोग नाम इस्तेमाल करेंगे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ICSH। चीज एक ही है, ऐसा नहीं कि आपने ICSH को LH कह दिया, LH को ICSH कह दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी बेहतर तो तरीका यही कहा जाता है कि फीमेल में आप LH शब्दों का प्रयोग करें और मेल में आप सेम हार्मोन का आप ICSH नाम से संबोधित करते हो, आप इस नाम का प्रयोग करें। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल ये जितने भी दिख रहे हैं, यहाँ के हार्मोन्स दिख रहे हैं हम लोगों को, एंटेरियर पिट्यूटरी के अलग अलग हार्मोन्स के नाम दिख रहे हैं, है ना। एक काम करते हैं, संग संग जब एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम हमने लिख ही दिए, है ना। देखिए मैंने कहा ही था कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स के नाम होंगे, सेम हार्मोन के नाम में अगर हम लोग RF या IF अगर जोड़ देंगे तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हो जाएंगे, है ना। तो चलिए संग संग अब हम लोग हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के नाम लिखते हैं। पहले मैं लिखता हूं तब देखते हैं कि उसमें क्या क्या पेज फंसता है या क्या क्या क्वेश्चन है ना। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। इस पेज में आएगा हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग।
सबसे पहले नंबर पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पर लिखते हैं, मैं एक काम करता हूं इसमें शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लॉन्ग फॉर्म का इस्तेमाल ऑलरेडी मैंने अभी एंटीरियर पिट्यूटरी में कर लिया है ना, तो सेम जो शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है तेजी से उसको हम लोग इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग लिखेंगे GHRF। इसी GHRF को हम लोग सोमैटो, देखिए मैं बोलता हूं पूरा नाम, लिख देता हूं छोटा, है ना, ज्यादा आसान होगा शायद समझने में। सबसे पहले नंबर पर मैं लिख रहा हूं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इसी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को हम लोग सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं। इसी को हम लोग सोमैटोट्रॉफिन भी कहते हैं, सोमैटोट्रॉफिन भी कहते हैं, एक ही चीज है। तो ये देखिए हाइपोथैलेमस के पहले हार्मोन का नाम आ गया। बाद में लोग देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन से इसको कंपेयर कर लेंगे जिससे आपको सुनना या समझना आसान लगे, है ना। तो सबसे पहले नंबर पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या इसको सोमैटोट्रॉफिन कहते हैं, ये निकल रहा है। दूसरे नंबर पर ठीक उल्टा नाम रखते हैं। मैंने पहले ही कहा था आरएफ या आईएफ जैसे शब्द जुड़े रहेंगे, है ना। तेजस्वी ने आपने पूछा कि सर एफएसएच एंड एलएच डिफरेंट है। बिल्कुल एफएसएच और एलएच बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट आएगा, डिटेल में आएगा, आप खुद समझ जाओगे। तो चलिए हाइपोथैलेमस के दूसरे हार्मोन का नाम मैं लिख रहा हूं। दूसरे हार्मोन का नाम बस आरएफ की जगह लिखेंगे आईएफ, ठीक उल्टा बोलेंगे। दूसरे हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। इसी को हम लोग कहेंगे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। इसी को हम लोग कहेंगे सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। लिखता चलते हैं, है ना, ज्यादा आसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। चौथे नंबर पर मैं लिख रहा हूं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अगले नंबर पर मैं लिख रहा हूं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अगले नंबर पर मैं लिख रहा हूं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इसी को हम लोग एक और नाम देने वाले हैं मेल में, क्योंकि मैंने कहा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम होगा, तो सेम हार्मोन को हम लोग नाम देंगे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, है ना। अगले नंबर पर मैं लिखने वाला हूं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। प्रोलैक्टिन को ही हम लोग मैमोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते थे ना, इसलिए लिखेंगे मैमोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इसी मैमोट्रॉफिक हार्मोन को हम लोग ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते थे ना, इसलिए लिखेंगे ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। और ठीक उल्टा आठवें नंबर पर जो हार्मोन लिखेंगे उसका नाम होगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। इसी को हम लोग कहेंगे मैमोट्रॉफिक हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। इसी को हम लोग कहेंगे ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, है ना। इतने सारे नाम यहाँ पे हो गए, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। हर एक नाम को हम लोग अलग अलग फिर से ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो ग्रोथ हार्मोन देख लिया, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, है ना, इतने हम लोग देख लिए। चलिए एक काम करते हैं, यहां से मैं एक लाइन खींच रहा हूं। लाइन क्यों खींच रहे हैं थोड़ी देर बाद आपको देखिएगा, क्योंकि यहां पर दो नाम और लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, लिखने की इच्छा नहीं हो रही है लेकिन मजबूरन एनसीईआरटी के कुछ एरर की वजह से यहां पर दो नाम मुझे और लिखने पड़ेंगे, है ना। इसलिए मैं यहां पर एक लाइन खींच के उसके नीचे कुछ नंबरिंग देता हूं। चलिए वापस हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, है ना, जो अभी तक जस्ट सुने थे। देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम फिर से मैं रिपीट करता हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम क्या है? जितने भी ट्रॉप्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, है ना, ये सारे ट्रॉप्स 5 तरीके के ट्रॉप्स है, लेकिन हार्मोन आते हैं 6। क्यों? क्योंकि इसमें जो गोनेडोट्रॉफ है उससे एफएसएच भी आता है और एलएच भी आता है, और मेल में एलएच को हम लोग आईसीएसएच कहते हैं, है ना। तो ये तो देखिए ऑलरेडी मैंने यहां पर लिख ही दिया था, देखिए आपको दिख रहा है। तो सोमैटोट्रॉफ से ग्रोथ हार्मोन आएगा। तो सोमैटोट्रॉफ से अगर ग्रोथ हार्मोन आता है तो इस ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन भेजेगा। एक का नाम होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और दूसरे का नाम होगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। मैंने पहले ही कहा था एंटीरियर पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन का नाम है ना, बस इस नाम में आपको आरएफ और आईएफ शब्द जोड़ देने हैं, बस वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन बदल जाएगा। क्योंकि रूल यही कहता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को हाइपोथैलेमस तभी ना कंट्रोल करेगा जब उसके पास हार्मोन बढ़ाने की भी क्षमता हो एंटीरियर पिट्यूटरी के, और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कमवाने की भी क्षमता हो। तो कैसा होगा? मैंने देखिए प्रीवियस क्लास में आपको समझाया भी था कि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को बढ़वाने की इच्छा होती है तो हाइपोथैलेमस आरएफ नाम के हार्मोन को भेज देता है, और अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कमाने की जरूरत पड़ती है तो हाइपोथैलेमस आईएफ वैरायटी के हार्मोन्स को भेज देता है। ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैंने इसको बोल दिया था। तो सपोज कीजिए एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, मान लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस को इस ग्रोथ हार्मोन मतलब सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए आरएफ भी बनाना होगा और आईएफ भी बनाना होगा। तो देखिए वही तो मैंने लिखा है, पहले नंबर पर मैंने लिखा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर,
और दूसरे नंबर पर लिखा है मैंने ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं, इसलिए जीएचआरएफ को एसटीएचआरएफ भी कहेंगे। हाँ, एक और नाम है सोमैटोट्रोफिन। वैसे ही ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, इसको हम लोग सोमैटोट्रोफिक हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहेंगे, साथ साथ इसको हम लोग सोमैटोस्टैटिन भी हम लोग कह देंगे। सिंपल है ना। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के जीएच को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस ने जीएचआरएफ भी बनाए हैं और जीएचआईएफ भी बनाए हैं। चलिए और देखते हैं क्या। वैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी के इस हार्मोन का नाम देखिए, प्रोलैक्टिन, है ना। वैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन, जिसको आप मेमोट्रोफिक हार्मोन, जिसको आप ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हो, इसको कंट्रोल करने के लिए भी हाइपोथैलेमस आरएफ आईएफ दोनों बनाया है ना। आप देखिए प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करने के लिए उसने आरएफ भी बनाए हैं, आईएफ भी बनाए हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन को हम लोग एमटीएच मेमोट्रोफिक हार्मोन या ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं, इसलिए सब कुछ सेम ना। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे तरीका क्या अपनाया जा रहा है ना। तो प्रोलैक्टिन को भी कंट्रोल करने के लिए इसने प्रोलैक्टिन आरएफ या प्रोलैक्टिन आईएफ जैसे हार्मोन्स बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, इससे क्या साबित हो गया कि इस हार्मोन के लिए हाइपोथैलेमस के पास आरएफ आईएफ दोनों वैरायटी के हार्मोन है। इस हार्मोन के लिए भी हाइपोथैलेमस के पास आरएफ आईएफ दोनों वैरायटी के हार्मोन है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो टीएसएच नाम का हार्मोन है, ये जो एसीटीएच नाम का हार्मोन यहां से आ रहा है, और यहां से जो एफएसएच और एलएच नाम के हार्मोन्स आ रहे हैं ना, इसके लिए हाइपोथैलेमस ने सिर्फ आरएफ नाम के ही हार्मोन बनाए हैं, आईएफ बनाए ही नहीं है। ये देखिए मैंने लिखा भी नहीं आईएफ। आप देखिए टीएसएच के लिए मैंने सिर्फ आरएफ लिखा है ना। ये जो टीएसएच है, यहां से जो टीएसएच आ रहा है, इसके लिए इसने सिर्फ टीएसएच आरएफ बनाया। यहां से जो एसीटीएच आ रहा है, इसके लिए इसने सिर्फ एसीटीएच आरएफ ही बनाया हुआ है। और यहां से जो एफएसएच और एलएच आ रहा है, इसके लिए भी उसने सिर्फ एफएसएच और एलएच के लिए सिर्फ आरएफ ही बनाकर रखे हैं। एलएच को आप आईसीएसएच कहते हो, मतलब उसके लिए भी इसने आरएफ ही बनाकर रखे हैं, आईएफ नहीं बनाए हुए। अब अगला दिमाग में आपके ये क्वेश्चन उठेगा कि आखिर आईएफ क्यों नहीं बनाए, तो फिर नियंत्रण कैसे होगा? आगे जब सिलेबस बढ़ेगा इसी चैप्टर में, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इन हार्मोन्स का नियंत्रण कैसे होता है। लेकिन फिर भी बेसिक तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हार्मोन्स हैं, जैसे जो टीएसएच नाम का हार्मोन है, दूसरे नंबर पर जो टीएसएच नाम का हार्मोन लिखा गया है ना, ये जो हार्मोन्स हैं, जैसे दूसरे नंबर पर देखिए टीएसएच नाम का हार्मोन लिखा गया, तीसरे नंबर पर एसीटीएच लिखा गया, और चौथे नंबर पर एफएसएच और एलएच जैसे हार्मोन्स के नाम लिखे गए ना, ये अति आवश्यक हार्मोन्स की श्रेणी में आते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि बाकी हार्मोन अति आवश्यक नहीं थे, लेकिन सिंपल सी बात है कि ये कुछ ऐसे हार्मोन है दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पर लिखे हुए ना, जिसकी हमेशा आजीवन शरीर में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आजीवन शरीर में इनकी आवश्यकता पड़ेगी, आजीवन शरीर में इनकी मात्रा बड़ी रहनी चाहिए। इसलिए हाइपोथैलेमस ने इन हार्मोन्स के लिए, हाइपोथैलेमस ने इन हार्मोन्स के लिए, जो कि देखिए यहां पर लिखे गए हैं, आईएफ बनाने की गलती ही नहीं की, क्योंकि अगर बाय द वे इसने आईएफ बना दिया रहता और किसी वजह से अगर हार्मोन्स में कमी आ जाती, तो व्यक्ति बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएगा। नतीजा हाइपोथैलेमस ने सिर्फ आरएफ नाम के ही हार्मोन्स बनाए हैं इन तीन हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। इन तीन हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए आईएफ उसने बनाए ही नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे स्थिति, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन कभी भी पूछे क्या एंटीरियर पिट्यूटरी के हर एक हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए आरएफ और आईएफ बनाए गए हैं, तो आंसर है नहीं। एंटीरियर पिट्यूटरी के सिर्फ ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करने के लिए आरएफ आईएफ मौजूद हैं। बाकी सारे किसी भी हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी के सिर्फ ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन के लिए ही हाइपोथैलेमस ने आरएफ आईएफ बनाए हैं। बाकी किसी भी हार्मोन के लिए हाइपोथैलेमस ने सिर्फ आरएफ नाम के हार्मोन बनाए हैं, आईएफ बनाया ही नहीं है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे, यहां तक आ गए। लेकिन अगला प्रश्न, यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि दो ही हार्मोन है जिसके लिए उसने आरएफ आईएफ बनाए हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन के लिए आरएफ आईएफ है और प्रोलैक्टिन के लिए आरएफ आईएफ है, बिल्कुल सही है, दो ही हार्मोन के लिए इसने आरएफ आईएफ बनाए हैं। लेकिन अगला प्रश्न यही दिमाग में आएगा कि क्या तो आरएफ आईएफ मान लेते हैं, अगर दोनों बनाए हैं ग्रोथ के लिए, हार्मोन के लिए, प्रोलैक्टिन के लिए, तो ज्यादा प्रभावशाली कौन है? आखिर कोई तो एक ज्यादा ताकतवर होगा कि दोनों इक्वल ताकतवर हैं? तो देखिए आंसर बदल जाएगा। ग्रोथ हार्मोन के मामले में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ज्यादा प्रभावशाली होता है, जबकि ठीक उल्टा प्रोलैक्टिन के मामले में प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों? यानी कि जहां इसने सिर्फ आरएफ बनाए थे तब तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, सिर्फ आरएफ ही आईएफ है ही नहीं। लेकिन जहां इसने आरएफ आईएफ बनाए हैं वहां भी इक्वल तरीके से नहीं काम चल रहा है। ग्रोथ हार्मोन के मामले में जीएचआरएफ ज्यादा प्रभावशाली है, जीएचआईएफ कम प्रभावशाली है, और प्रोलैक्टिन के मामले में प्रोलैक्टिन आईएफ ज्यादा प्रभावशाली, प्रोलैक्टिन आरएफ कम प्रभावशाली। ऐसा क्यों? देखिए उसके पीछे सिंपल सा आंसर है, क्योंकि शरीर में जो हमारे शरीर में जो ग्रोथ जैसी जो घटनाएं है ना, आजीवन चलनी है, वो कभी भी नहीं रुकेगा। हम लोग क्यों ना बिल्कुल बूढ़े भी हो चुके रहेंगे तो भी घटना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलती रहेगी, रिपेयरिंग चलेगी, रीजनरेशन चलेंगे, नए सेल आएंगे ही। तो ग्रोथ एक ऐसी घटना है जो कि आजीवन शरीर में कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा, और इसीलिए इसने आरएफ नाम के हार्मोन को ज्यादा बनाए हैं, जिससे कि कभी भी ग्रोथ हार्मोन की कमी ना पड़ जाए कहीं। और ठीक उल्टा
जरा सोचिए कि फीमेल का लाइफ में मिल्क जो सिक्रेशन की घटना होती है ना, मिल्क जो सिक्रेशन जिसको आप लैक्टेशन भी कहते हो, ये कितने वक्त के लिए होता है? बहुत कम समय के लिए। जब भी चाइल्ड बर्थ जैसी घटनाएं घटेंगी तो उसी चाइल्ड बर्थ के बाद कुछ महीने से लेकर 1 साल तक हार्डली फीमेल का लाइफ में लैक्टेशन देखने को मिलते होंगे। मतलब साफ है कि फीमेल का लाइफ में लैक्टेशन सिर्फ बहुत ही कम वक्त के लिए देखने को मिलता है, अदरवाइज फीमेल का लाइफ में कभी भी लैक्टेशन देखने को नहीं मिलते। तो देखिए नहीं मिलते तो आजीवन तो मिल्क सिंथेसिस करना नहीं है, तो नतीजा इसने क्या किया, प्रोलैक्टिन आईएफ नाम के हार्मोन बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि आजीवन मिल्क सिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है, जो कि प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन को रोक कर रखेगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क, है ना। तो आजीवन फीमेल्स का जो शरीर है प्रोलैक्टिन आईएफ के संपर्क में रहता है। नतीजा प्रोलैक्टिन आईएफ क्या करते होंगे, इस प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन को कमा कर रखते होंगे, और अगर प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन कम कर रहता होगा तो मिल्क सिंथेसिस नहीं होती होगी। सिर्फ कुछ वक्त के लिए, बच्चे के जन्म के बाद कुछ वक्त के लिए फीमेल का शरीर में हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन आरएफ निकालेगा, और जब प्रोलैक्टिन आरएफ निकालेगा तो इसके प्रभाव में एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन निकालेगा, और इसके प्रभाव में मिल्क सिंथेसिस जैसी घटना फीमेल में देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे इस क्वेश्चन क्वेरी को भी आप समझ रहे होंगे कि देखिए बहुत हद तक यहां पर मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की कि क्या क्या स्पष्ट करने की कोशिश करी कि कहां कहां आरएफ निकलते हैं, कहां कहां आरएफ आईएफ दोनों निकलते हैं, दिस एंड दैट लगभग। देखिए हाइपोथैलेमस को हार्मोन को और फर्दर एक्सपैंड करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका काम सिर्फ एक ही होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन को नियंत्रित करना। अगर इसे लगेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कम निकाल रहा है तो ये बढ़ाने की कोशिश करता है, और अगर इसे लगता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ज्यादा निकालता है तो ये कमाने वाले हार्मोन्स को भेज देता है, दिस एंड दैट, बस इतना ही। अब देखिए आपको यहां पर दिख रहा है कि 2 हार्मोन का नाम मैंने यहां पर ब्लैंक करके छोड़े हुए हैं। क्यों छोड़े हुए हैं, चलिए इसको समझने के लिए वापस हम लोग प्रीवियस क्लास के स्लाइड पर चलते हैं। इसी स्लाइड को देख लीजिए, इस स्लाइड में क्या देखने को मिला था। इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था, देखिए एनसीईआरटी खुद भी कहता है, एनसीईआरटी क्या कहता है कि जो पार्स इंटरमीडिया है जिसको हम मिडिल पिट्यूटरी कहते थे, क्या वो स्ट्रक्चरली एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। जवाब मैंने कहा था कि जो पार्स इंटरमीडिया है वो तो पार्स डिस्टालिस के साथ फ्यूज हो गया है। तो जरा सोचिए कि पार्स इंटरमीडिया जिसको आप मिडिल पिट्यूटरी कहते हो वो तो पार्स डिस्टालिस के साथ फ्यूज हो गया है, तो क्या पार्स इंटरमीडिया यानी मिडिल पिट्यूटरी की कोई स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस है? नहीं है। तो अगर स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस नहीं है तो क्या इसकी कोई फंक्शनल एग्जिस्टेंस है? जवाब नहीं हो सकता, जब स्ट्रक्चर ही नहीं तो फंक्शन का आएगा, सिंपल है ना। देखिए एनसीईआरटी यहां पर गलती कर बैठा। एनसीईआरटी ये लाइन तो बिल्कुल सही लिखा था कि जो पार्स डिस्टालिस है यानी पार्स इंटरमीडिया है यानी जो मिडिल पिट्यूटरी है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ फ्यूज हो गया, लिखा तो सही है, यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से तो लिखा सही है, लेकिन फंक्शन के लिहाज से उसने गलती कर दिया। फंक्शन के लिहाज से लिखता है एनसीईआरटी की जो पार्स इंटरमीडिया यानी मिडिल पिट्यूटरी है ये भी हार्मोन निकालता है, नाम होगा एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी जहां पे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पार्स इंटरमीडिया है या जो मिडिल पिट्यूटरी है ये किसके साथ फ्यूज है, ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ फ्यूज है, बिल्कुल सही लिखा गया था, बिल्कुल फ्यूज है मान लिया। लेकिन जब मिडिल पिट्यूटरी है ही नहीं, जब मिडिल पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ फ्यूज कर चुका है यानी मिडिल पिट्यूटरी की एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जब मिडिल पिट्यूटरी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो क्या मिडिल पिट्यूटरी हार्मोन निकालेगा? नहीं निकालेगा। लेकिन देखिए एनसीईआरटी फिर गलती करता है, लिखता है कि मिडिल पिट्यूटरी यानी पार्स इंटरमीडिया से भी एक हार्मोन आता है, नाम होता है एमएसएच। बहुत बड़ी गलती है। फैक्ट ये है, देखिए कुछ एनिमल्स के बारे में आपको जानकारी देता हूं। देखिए आपने 5 मुख्य क्लास सुने होंगे जब हम लोग वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, है ना, जब आप वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब आप पाएंगे। देखिए हम लोग कई दफा इन नामों का प्रयोग करते हैं, पाइसेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। पाइसेज मतलब मछलियां, एम्फीबियंस मतलब मेढक वगैरह, रेप्टाइल्स मतलब सांप वगैरह आते हैं, एप्स मतलब पक्षी वगैरह आते हैं, मैमल्स में तो खुद हम लोग भी आते हैं, है ना। तो जो पाइसेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और जो एप्स और मैमल्स होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो पाइसेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब पोइकिलोथर्मल कहते हैं, इसी को हम लोग एक्टोथर्मिक भी कहते हैं। जब आपका एनिमल किंगडम होगा तब आप इन चीजों को समझ जाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो पाइसेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल को हम लोग कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, इसी को हम लोग पोइकिलोथर्मल कहते हैं, और इसी को हम लोग एक्टोथर्मिक कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान के अनुसार चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। जबकि ठीक उल्टा जो एप्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं और जो मैमल्स जिसमें हम लोग भी आते हैं, ये ठीक उल्टा शब्द है इनके लिए। हम लोग को क्या कहते हैं? हम लोग एप्स और मैमल्स को हम लोग कहते हैं हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल को हम लोग होम्योथर्मल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग इंडोथर्मिक भी कहते हैं। मतलब एप्स और मैमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर के अंदर का तापमान कांस्टेंट होता है, बाहर का तापमान कितना भी परिवर्तित क्यों ना हो जाए, शरीर के अंदर की क्लाइमेट लगभग एक समान ही रहती है।
यही है, वापस आते हैं। तो जो पाइसेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनके पास जो मिडिल पिट्यूटरी होता है ना, वहां से एमएसएच नाम का हार्मोन श्योर आता है। लेकिन जो एप्स और मैमल्स होते हैं ना, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, उनके मिडिल पिट्यूटरी से एमएसएच नाम का हार्मोन आता ही नहीं है। सिंपल है, आता ही नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी देखिए गलती कर रहा है, कह रहा है लिखने के लिए एक जगह तो सही लिखा कि ये स्ट्रक्चरली है ही नहीं, ये तो फ्यूज हो गया इसके साथ, ये तो सही था। लेकिन जब फंक्शनल लिखने की बारी आ गई तो एनसीईआरटी लिखता है कि भाई यहां से भी एमएसएच नाम का एक हार्मोन आता है। चलिए मान लेते हैं कि यहां से एमएसएच नाम का अगर हार्मोन आता है, अगर आता है तो, ऐसे आता नहीं है, लेकिन अगर आता है तो ध्यान रखिए, तब ऐसी स्थिति में यहां से आने वाले एमएसएच को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस को फिर से एमएसएच-आरएफ और एमएसएच-आईएफ नाम के भी हार्मोन्स बनाने पड़ जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि यहां से एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच नाम का हार्मोन हम लोग के पास नहीं आता, लेकिन अगर आता है जैसा कि एनसीईआरटी कह रहा है, तो ध्यान रखिए तब उसके लिए भी हाइपोथैलेमस को एमएसएच-आरएफ और एमएसएच-आईएफ नाम के हार्मोन्स बनाने पड़ जाएंगे। तो देखिए इसी के लिए मैंने यहां पर 2 खाली स्थान देखिए लेके छोड़ दिए थे, क्योंकि एनसीईआरटी को के साथ लड़ने की हम लोग की औकात नहीं है ना। सिंपल सा स्टेटमेंट है, उसे हम लोग हमेशा सही मानते हैं अगर नंबर पाना है, अगर पास होना है तो चलिए क्यों ना हम लोग एमएसएच-आरएफ और एमएसएच-आईएफ भी लिख ही ले, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, तेजी से हम लोग लिखते हैं। तो 9वें नंबर पर जिस हार्मोन का नाम लिखने जा रहे हैं उसका नाम होगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, और 10वें नंबर पर जिसका नाम लिखने जा रहे हैं ठीक उल्टा नाम होगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो अगर मिडिल पिट्यूटरी ने एमएसएच बनाए हैं तब तो एमएसएच-आरएफ आईएफ बनाना होगा। चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इस बोर्ड पर, इस स्लाइड पर आपको जो भी दिख रहे हैं ना, ये हाइपोथैलेमस हार्मोन्स का नाम है। इसके अगले स्लाइड पर आपको जो भी हार्मोन्स दिख रहे हैं ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का नाम है। इसके अगले स्लाइड पर क्या लिख लें, क्या मिडिल पिट्यूटरी के हार्मोन का नाम लिख लें? लिख लेते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी के 3 हिस्से हैं। अभी तक हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का नाम लिख चुके हैं, अब मिडिल पिट्यूटरी के हार्मोन्स का नाम यहां पर लिख लेते हैं। तो हार्मोन्स ऑफ मिडिल पिट्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ मिडिल पिट्यूटरी, मैं फिर से कह रहा हूं मिडिल पिट्यूटरी से कोई हार्मोन वगैरह आता ही नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है आता है, तो चलिए मान लेते हैं आता है। तो नाम होगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये नाम होगा, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम लोग एमएसएच कहते हैं। तो देखिए अभी तक क्या क्या देखने को मिला हम लोगों को, अभी तक क्या क्या देखने को मिला। अभी तक हम लोगों ने हाइपोथैलेमस से आने वाले सारे हार्मोन्स के नाम सुन लिए, या तो 8 तरीके के आ रहे हैं, या बहुत होगा तो 10 तरीके के आ रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स के नाम अलग अलग लिख लिए हैं। मिडिल पिट्यूटरी से जो हार्मोन आता है एमएसएच, अभी हम लोग ने लिखा, और अब हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन आएंगे उसके नाम लिख लेते हैं संग संग, है ना। यानी कि लगभग सारे हार्मोन्स के नाम लिख लिए गए, अब सिर्फ उसको डिटेल करने की बारी। तो देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस हार्मोन दिख रहे हैं, यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दिख रहे हैं, यहाँ पर मिडिल पिट्यूटरी हार्मोन दिख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के नाम लिख लेते हैं। तो हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, 2 ही हार्मोन होंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 ही हार्मोन आते हैं, क्योंकि उसके पास 2 ही तरीके के पिट्यूसाइड्स हैं, इसलिए 2 ही तरीके के हार्मोन है। तो यहां से जो पहला हार्मोन आता है उसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑलरेडी आपने सुन लिया है इसे, हम लोगों ने किडनी वाले पोर्शन में इसे पढ़ा था। तो पहले हार्मोन का नाम लिख रहे हैं यहां से एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम लोग छोटा में एडीएच कहेंगे। इसी हार्मोन को हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसी हार्मोन को हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और इसी हार्मोन को हम लोग पिट्रेसिन भी कहते हैं, पिट्रेसिन भी कहते हैं। किसी भी नाम का प्रयोग कर लें, सब एक ही है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, वैसोप्रेसिन या पिट्रेसिन। और दूसरा जो हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को हम लोग पिटोसिन भी कहते हैं। इसी को हम लोग मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। और इसी हार्मोन को हम लोग बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसी को हम लोग बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो आप किसी भी नाम का प्रयोग कर ले, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अब देखिए हम लोगों के पास पूरी लिस्ट हो गई, पूरी लिस्ट हो गई। अब इस लिस्ट में सिर्फ किसे नहीं पढ़ना है, या किसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो इस लिस्ट में सिर्फ हाइपोथैलेमस की हार्मोन्स को फर्दर बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही याद रखना है कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए और मिडिल पिट्यूटरी के भी हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए आरएफ, और अगर जरूरत पड़ी तो आरएफ और आईएफ दोनों वैरायटी का हार्मोन बनाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी हो या मिडिल पिट्यूटरी हो, उसके सारे हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए आरएफ तो श्योर बनाता है। आरएफ तो लगभग सारे हर एक नाम में है,
लेकिन हाँ, कुछ कुछ हार्मोन्स के लिए इसने आईएफ भी बना कर रखे हैं, जैसे एमएसएच के लिए आईएफ है, प्रोलैक्टिन के लिए आईएफ है और जीएच के लिए आईएफ है। तो इसको फर्दर बोलने की आवश्यकता ही नहीं, इसका खेल खत्म हो गया। तो अब हम लोग को डिटेल में क्या पढ़ना है? डिटेल में हम लोग को पढ़ना है एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स के नाम ऑलरेडी लिखे गए हैं, इनके फंक्शन और सारे बीमारियों को पढ़ना है। उसके बाद मिडिल पिट्यूटरी के हार्मोन का फंक्शन वो पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के फंक्शन को पढ़ेंगे। तो ये देखिए डिटेल सिलेबस है ना। तो लाइन से हम लोग क्या करते हैं, हर एक हार्मोन को चुन लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। देखिए मैंने पहले ही कहा था, इसमें लिखने के लिए मेरे पास स्कोप कम होगा, बोलने के लिए ज्यादा स्कोप होगा, आपको सिर्फ सुनना है ज्यादा से ज्यादा। आप खुद ब खुद नोट्स बनाने में ऑलरेडी माहिर हो ही चुके है ना। चलिए, संस्कृति क्वेश्चन है, इफ टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, जिसको आप आईसीएसएच भी कहते हो, इंक्रीज इन द बॉडी, हाउ दे विल बी कंट्रोल। देखिए संस्कृति अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि आने वाले समय में खुद ब खुद आपको दिखेगा, है ना। जब उस हार्मोन तक हम लोग पढ़ेंगे ना, तब आपको खुद दिखेगा कि कैसे उसे नियंत्रित कर रहे हैं, इसलिए अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए पूरे चैप्टर की पढ़ाई आवश्यक है। तो अभी इस चैप्टर में बहुत बाकी है, लेकिन पूरा चैप्टर समाप्त होते होते आपको खुद ब खुद आंसर मिल चुका रहेगा, ये सारे जितने भी हार्मोन्स जिसके लिए आईएफ नहीं बनाए गए हैं वो कैसे नियंत्रित किए जाते हैं। तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। इसके पूरा चैप्टर के लिए इंतजार कीजिए, बहुत आगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस हार्मोन को ले लेते हैं, नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पर ले लेते हैं, है ना। सुन लेते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। क्या नाम में ही है ग्रोथ, नाम में ही है ग्रोथ। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ में मदद करेगा। किसके ग्रोथ में मदद करेगा? सिर्फ एक बच्चे के ग्रोथ में या बड़े व्यक्ति की ग्रोथ में भी? बच्चे बड़े हर तरह। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन जिसकी आवश्यकता एक बुजुर्ग होने तक, मरने के वक्त तक इसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी हम लोगों को। आखिर ग्रोथ क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआती जब एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, उस समय से लेकर लगभग 18 साल की उम्र तक उसमें ग्रोथ कुछ ज्यादा ही विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह बढ़ते रहती है, इसलिए ग्रोथ कुछ ज्यादा विजिबल है। लेकिन एक बार जब व्यक्ति 18 साल की उम्र को क्रॉस कर जाता है, तो ऐसा थोड़ी कि ग्रोथ बंद हो जाता है। ग्रोथ तो अभी भी हो रहा है। किस रूप में? सेल डिवीजन के रूप में हो रहा है। सेल डिवीजन होते होंगे, सेल की रिपेयरिंग होते होंगे, सेल की रीजनरेशन होते होंगे, पुराने सेल से नए सेल आते होंगे, वगैरह वगैरह। इसको हम लोग प्रोलाइफरेशन भी कहते हैं। तो जो सेल डिवीजन हो रहे हैं, सेल ग्रोथ हो रहे हैं, सेल की रिपेयरिंग हो रही है, रीजनरेशन ऑफ सेल्स हो रहे हैं, इसको कम शब्दों में हम लोग प्रोलाइफरेशन ऑफ सेल भी कह रहे हैं। तो 18 साल की उम्र तक मान लेते हैं कि लंबाई चौड़ाई में वृद्धि जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही थी, लेकिन 18 साल के बाद भी जो सेल डिवीजन वगैरह जैसी प्रक्रियाएं हैं, प्रोलाइफरेशन की प्रक्रियाएं हैं, तो आजीवन चलेंगी। यानी कि ग्रोथ हार्मोन का यही तो फंक्शन है। देखिए मैंने लगभग बता दिया। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हाइट, ग्रोथ ऑफ वेट, growth of everything within our body including cell division, cell repairing, regeneration of new cells, proliferation of new cells। यही इसका फंक्शन है। हो गया समाप्त। ग्रोथ हार्मोन का यही फंक्शन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन भी शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ाने के लिए जाना जाता है। क्योंकि शुगर दैट मींस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अति आवश्यक होगी, क्योंकि जब तक सेल को एनर्जी मिलेगी तभी तो डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, है ना। इसलिए कुछ हद तक शुगर की मात्रा बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अभी जस्ट मैंने कहा कि ग्रोथ हार्मोन एक छोटे से बच्चे में तो ग्रोथ कुछ ज्यादा विजिबल है। तो याद कीजिए ग्रोथ हार्मोन कहां काम करता होगा। जब हम लोग बोन का स्ट्रक्चर पढ़ाते, याद कीजिए बोन का स्ट्रक्चर पढ़ाता, तो मैंने आपको बताया था कि लंबे से बोन के आखिरी हिस्से को हम लोग क्या कहते थे? एपिफाइसिस। बीच के हिस्से को क्या कहते थे? डायफेसिस। और आखिरी एपिफाइसिस और बीच के डायफेसिस में जो जंक्शन होता, तो जंक्शन को हम लोग कहते थे मेटाफेसियल प्लेट। मेटाफेसियल प्लेट को हम लोग ग्रोथ सेंटर भी कहा करते थे। तो एग्जैक्टली जो ग्रोथ हार्मोन है ना, उसी बोन के अंदर जो मेटाफेसियल प्लेट है जिसको हम लोग ग्रोथ सेंटर भी कहते हैं, उसी के ऊपर काम करता है। नतीजा शुरुआती स्टेज में बच्चे के बोन की लंबाई भी बढ़ती है। मैंने ऑलरेडी जब बोन पढ़ाया होगा टिश्यू वाले पोर्शन में, तो इन चीजों को कवर कर लिया है ना। हर बैच में कवर होता, तो वहां से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन लगभग समाप्त हो गया। अब एक काम करते हैं, लिख के थोड़ा सा बात करते हैं। डिसऑर्डर, बीमारी, एक यूनिक चैप्टर है। यूनिक चैप्टर क्यों? ये एक यूनिक चैप्टर इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा इस चैप्टर के आखिरी में कहीं भी डिसऑर्डर्स नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं बीच में ही आते चले जाएंगे। जब हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे तो हर हार्मोन में कई सारे डिसऑर्डर्स खुद ब खुद आते चले जाएंगे, है ना। तो आखिरी में डिसऑर्डर जैसे कोई भी चीज लिखने को आपको नहीं मिलेंगे। इसे मुझे सेव कर लेना चाहिए, शायद ये हैंग कर चुका है। सेव हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान। शायद हो गया। चलिए तो एक काम करते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रोथ हार्मोन नाम को लिख लेते हैं।
तो ग्रोथ हार्मोन करता क्या है? सबसे पहले नंबर पर मैंने बताया है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन करता क्या है वो तो मैंने बता दिया आपको। अब डिसऑर्डर पर आते हैं, है ना। रितेश कुमार, आप क्या पूछ रहे हो? आपका क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। आपने अपने क्वेश्चन को खुद कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आपने पूछ दिया मुझसे कि ग्रोथ हार्मोन इज लोकेटेड इन, हार्मोन इज लोकेटेड इन, ये तो कोई शब्द ही नहीं है। ग्रोथ हार्मोन कोई चिड़िया थोड़ी है जो कि किसी झोपड़ी में रहेगा या किसी पिंजरे में रहेगा वगैरह वगैरह। ये तो हार्मोन है। हार्मोन तो पूरे शरीर के हर सेल के आसपास रहते हैं ना हार्मोन्स। देखिए हार्मोन का डेफिनेशन रितेश मैंने आपको पढ़ाया होगा इसी चैप्टर की शुरुआत में। तो मैंने क्या कहा था कि दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, है ना। दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। डेफिनेशन ही है, हार्मोन का डेफिनेशन ही है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि सेल के बीच के स्थानों में पाए जाते हैं और सेल को मैसेज पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। यही था ना। तो देखिए ऑलरेडी आंसर आपको हार्मोन के डेफिनेशन में है कि दे आर लोकेटेड इन। तो दे आर लोकेटेड इन तो नहीं कहेंगे, बट दे आर लोकेटेड ऑल अराउंड एवरी सेल। हमारे शरीर के जितने भी सेल हैं उसके आसपास हर एक हार्मोन होते होंगे, इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वापस आते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन शरीर में हर जगह उपलब्ध है। क्या करा रहा है ऑलरेडी बोल दिया। सीधे डिसऑर्डर पर आते हैं। मान लेते हैं अब हम लोग एक बच्चे को इमेजिन करते हैं, चाइल्ड, और वैसे एक एडल्ट व्यक्ति को हम लोग इमेजिन करते हैं, है ना। अब हम लोग डिसऑर्डर देखेंगे। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि एक बच्चे में ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में आए? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि एक बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में आए? बिल्कुल हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। मेडिकल साइंस तो संभावनाओं का ही खेल है, इसमें हर चीज पॉसिबल है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक एडल्ट व्यक्ति में भी सेम ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में आता हो या एक एडल्ट व्यक्ति में सेम ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में आता हो? बिल्कुल पॉसिबल है। कम मात्रा को क्या कहते हैं? हाइपो सिक्रेशन। ज्यादा मात्रा को क्या कहते हैं? हाइपर सिक्रेशन। यही ना कह सकते। तो चाइल्ड में अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रेशन हो या सेम चाइल्ड में अगर ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन हो तो क्या होगा? बीमारी होगी। तो चलिए बीमारी का नाम लिखते हैं। एक चाइल्ड में अगर ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपो सिक्रेशन हो तो बच्चे में जो बीमारी होगी इसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फिज्म। इसको हम लोग नाम देंगे ड्वार्फिज्म। और सेम चाइल्ड में अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो तो बच्चे को जो बीमारी होगी इसको हम लोग नाम देते हैं जाइगैंटिज्म। जाइगैंटिज्म। ध्यान से पेशेंसली सुनते रहिए, सारे चीज डिटेल अपने आप हो जाएंगे, है ना। उसी तरीके से एक एडल्ट व्यक्ति में अगर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम जाए तो जो बीमारी होगी इसको हम लोग कहते हैं एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया को हम लोग सिमॉन्स डिजीज भी कहते हैं। सिमॉन्स डिजीज भी कहते हैं। लेकिन अगर एक बड़े व्यक्ति में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में आ जाए यानी हाइपर सिक्रेशन हो तो जो बीमारी होगी उसे हम लोग कहते हैं एक्रोमेगाली। उसका नाम होगा एक्रोमेगाली। अब ध्यान से सुनिए, अब हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अगर बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में होगा तो क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, जो बच्चा काफी छोटे साइज का बच्चा है, अभी उसकी लंबाई बढ़ने की उम्र थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम गई। ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम गई मतलब अब बच्चे की बोन की लंबाई नहीं बढ़ेगी। अगर बच्चे की हड्डियों बोन की लंबाई अगर नहीं बढ़ेगी तो पक्का बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ेगी, यानी जो बच्चा होगा आगे जाके आजीवन बौने कद काठी कहीं रह जाएगा और इसी बीमारी को कहते हैं लोग ड्वार्फिज्म। बहुत आसान सा चीज है, बस हो गया, इतना ही बोलना। जहां ज्यादा बोलना होगा खुद बोल देंगे। लेकिन उसी बच्चे में जस्ट इमेजिन अभी जिसकी हाइट बढ़ने की भी उम्र है और ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा मात्रा में आ गया। अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा मात्रा में आ जाएगा तो जो बीमारी होगी उसको जाइगैंटिज्म तो कह रहे हैं, लेकिन क्या देखने को मिलेगा इसमें? तो बच्चे की हाइट बढ़ने की उम्र थी, हार्मोन ज्यादा आ गया। हार्मोन ज्यादा आ गया तो पहला तो बच्चे की जो जितने भी बोन्स से जरूरत से ज्यादा लंबे होने लगेंगे, ज्यादा लंबे होने लगे। अगर सारे बोन्स अगर जरूरत से ज्यादा लंबे होने लगे तो बच्चे की हाइट तो बढ़ी रही है, लेकिन ध्यान दीजिए एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ, है ना। एक वर्ड फिलहाल इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम लोग, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ। देखिए बच्चे की हाइट बढ़ रही है, जरूरत से ज्यादा उसकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक जितने भी शरीर के स्ट्रक्चर्स हैं या जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं ना, एक सही अनुपात में ही बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे की सिर्फ पैर की लंबाई बढ़ गई और हाथ की हड्डियां इतनी रह गई। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे के जो थोरैक्स की हड्डियां हैं वो इतनी बड़ी हो गई और बच्चे का हेड इतना ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर थोरैक्स इतने साइज में इस प्रोपोर्शन बढ़ेगा ना तो स्कल भी इसी प्रोपोर्शन बढ़ेगा। अगर हैंड इतने प्रोपोर्शन बढ़ेगा ना तो फिंगर्स भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, लाइक दिस। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनेट ग्रोथ, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सेम बच्चे में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में हो, अगर हाइपर सिक्रेशन का केस देखने को मिलेंगे तो उसकी जो हाइट है जरूरत से ज्यादा तो बढ़ेगी, लेकिन प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगा। शरीर के सारे स्ट्रक्चर एक ही अनुपात में बढ़ेंगे, पूरे हाथ की लंबाई बढ़ेगी और फिंगर भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे।
पैर की लंबाई बढ़ेगी, पैर की उंगलियां भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे, कमर की लंबाई बढ़ेगी, थोरैक्स भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, नेक भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यानी देखने में व्यक्ति बिल्कुल लंबे कद काठी का दिखेगा, लेकिन एबनॉर्मल नहीं दिखेगा, क्योंकि बिल्कुल सही अनुपात में हर एक स्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई है। ऐसी बीमारी को हम लोग कहते हैं जाइगेंटिज्म। लेकिन ठीक उल्टा अब एक एडल्ट व्यक्ति पर आते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एडल्ट व्यक्ति पर आते हैं। एडल्ट व्यक्ति मतलब क्या, आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने कह दिया कि लगभग 18 साल की उम्र के बाद व्यक्ति की लंबाई बढ़ने की बंद हो जाती है, यानी व्यक्ति तो अब एडल्ट हो चुका है। और जस्ट इमेजिन, अब उसकी हाइट तो नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन अब जाकर व्यक्ति की हाइट फिलहाल तो नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन अब जाकर हार्मोन उसके शरीर में ज्यादा मात्रा में आने लगे। अब क्या होगा, देखिए बच्चे में अगर हार्मोन ज्यादा आते थे तो जाइगेंटिज्म, इसमें प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हुआ था ना, लेकिन अगर एक बड़े व्यक्ति में अगर हार्मोन ज्यादा मात्रा में आने लगे ना तो डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होने लगेगा, यानी अब अनुपात मेंटेन नहीं रहेगा। उसी बीमारी को हम लोग एक्रोमेगाली कहेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। व्यक्ति में ये जो ठुड्डी के बोन है, चिन बोन है ना, इसकी लंबाई बढ़ेगी, पूरे स्कल की लंबाई नहीं बढ़ी, सिर्फ जो चिन बोन है ना इसकी लंबाई बढ़ेगी। ये देखिए, ये जो पिन्ना है, पिन्ना की लंबाई बढ़ेगी। ये देखिए, ये जो आंखों के ऊपर की हड्डियां हैं जिसके ऊपर आईब्रोज होते हैं, इस हड्डी को हम लोग कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल रिज, है ना, जिसके ऊपर मेरी फिंगर्स मूव कर रहे हैं, इस हड्डी को हम लोग कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल रिज। सिर्फ सुप्रा ऑर्बिटल रिज आगे की तरफ निकलने लगेंगे। जरा सोचिए चेहरा कैसा लग रहा होगा। ये बिल्कुल चिन्ह एक्सपैंडेड हो चुका रहेगा, पिन्ना बढ़ चुके रहेंगे, सुप्रा ऑर्बिटल रिज बिल्कुल बाहर निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सुप्रा ऑर्बिटल रिज अगर बाहर निकलता है तो इसके लिए एक तकनीकी शब्द भी है, इसको हम लोग कहते हैं काइफोसिस, KYPHOSIS, प्रोट्रूडिंग ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल रिज, सुप्रा ऑर्बिटल रिज का बाहर उभर कर आ जाना, इसे हम लोग काइफोसिस भी कहते हैं। तो देखिए हेड में इस जगह पर खासकर तो काइफोसिस भी देखने को मिले। डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ है ना, पूरे हाथ की लंबाई नहीं बढ़ेगी लेकिन फिंगर्स लंबे होने लगेंगे। ये देखिए फिंगर्स लंबे होने लगेंगे, पूरे पैर की लंबाई नहीं बढ़ेगी, पैर की उंगलियां बस बड़ी होने लगेंगी। जरा सोचिए कैसा दिखेगा व्यक्ति, इसे हम लोग कहते हैं गुरिल्ला अपीयरेंस। कैसा दिखेगा व्यक्ति, व्यक्ति बिल्कुल गुरिल्ला के समान दिखने लगेगा, गुरिल्ला अपीयरेंस कह सकते हैं, लेकिन इसी का तकनीकी शब्द है एक्रोमेगाली। तो देखिए अंतर है, बच्चे में क्या दिखा, हार्मोन बढ़ने से एक प्रोपोर्शनेट ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन सेम बड़े व्यक्ति में सेम हार्मोन के बढ़ने की वजह से डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ देखने को मिला। और ध्यान रखिएगा इसमें व्यक्ति की मौत भी हो जाएगी, काफी जल्दी उसकी मौत आ रही है, काफी जल्दी, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ है, हार्मोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में, और इसे नियंत्रित ना किया जाए तो व्यक्ति की मौत भी काफी नजदीक है। लेकिन जरा सोचिए एक बड़े व्यक्ति में हार्मोन अगर कम मात्रा में आए तो, बच्चे में जिसकी लंबाई बढ़नी बाकी थी अगर हार्मोन कम आते थे तो बच्चा बौने कद काठी का रह जाता था, आप ड्वार्फिज्म कहते थे। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी हाइट ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, एक व्यक्ति एडल्ट व्यक्ति है ना, यानी इसकी हाइट जितनी बढ़नी थी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और अब जाके उसके शरीर में हार्मोन की मात्रा कम हो गई। क्या लगता है हाइट वापस कमता है क्या? हाइट तो वापस नहीं कमता। तो एक एडल्ट व्यक्ति ऑलरेडी इसने अपनी हाथ लंबाई को हासिल कर लिया है और अब जाकर हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हाइट नहीं कमेगा। लेकिन ध्यान दीजिए ग्रोथ हार्मोन क्या क्या करता था, सेल डिवीजन करवाता था, सेल रिपेयरिंग कराता था, रीजनरेशन ऑफ न्यू सेल्स होते थे, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल होते थे, रिपेयरिंग होती थी, पुराने सेल से नए सेल बनते थे, वगैरह वगैरह। तो जितनी भी घटनाएं हैं वो घटनाएं प्रभावित हो जाएंगी। नतीजा सोचिए व्यक्ति के शरीर में अब नए सेल नहीं बन रहे होंगे जल्दी, पुराने सेल की मात्रा बढ़ रही होगी, यानी समय से पहले व्यक्ति क्या दिखेगा, बूढ़ा दिखने लगेगा, झुर्रियां दिखने लगेगी, रिंकल्स ओवर स्किन कह सकते हैं। तो रिंकल्स ओवर स्किन देखने को मिलेंगे, प्री मैच्योर एजिंग जैसे कुछ चीज देखने को मिलेंगे, है ना। पहले समय से पहले अगर बाल वगैरह अगर पकते हुए नजर आ जाएंगे, है ना, तो ध्यान रखिएगा, यानी शरीर में ओल्ड सेल्स की मात्रा बढ़ रही है। ऐसी बीमारी को हम लोग कहते हैं एक्रोमाइक्रिया, इसी को हम लोग सिमोन्स डिजीज भी कहते हैं। देखिए कितना अलग अलग परिणाम हो गया। तो बच्चे में कमेगा बढ़ेगा तो ड्वार्फिज्म और जाइगेंटिज्म देखने को मिलेंगे, प्रोपोर्शनल ग्रोथ होगा इसमें। लेकिन बड़े व्यक्ति में होंगे तो बुढ़ापे के लक्षण पहले नजर आएंगे, इसको एक्रोमैक्रिया कहेंगे, और डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ वगैरह देखने को मिलेंगे। और इसी पूरे फीचर को हम लोग एक्रोमेगाली कहते हैं। व्यक्ति की इसमें मौत भी हो सकती है। तो काफी सारे डिफरेंसेस दोनों में देखने को मिले। अब इस नाम को एक बार और वापस लेते हैं। तो बड़े व्यक्ति में अगर हार्मोन कमते थे तो इस बीमारी को हम लोग एक्रोमैक्रिया सिमोन्स डिजीज कहते हैं, सिमोन्स डिजीज। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है सिमोन्स सिंड्रोम। अक्सर लोग फंसेंगे। देखिए सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, कई बीमारियां अगर एक साथ किसी व्यक्ति में देखने को मिलती है ना, इसी घटनाक्रम को हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम मतलब मल्टीपल डिजीजेस टुगेदर, एक व्यक्ति के अंदर कई सारी तकलीफें एक साथ चल रही हैं, आप उसे सिंड्रोम कह सकते हैं, है ना। तो यहां पर एक्रोमैक्रिया को तो हम लोग सिमोन्स डिजीज कहते हैं ना, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया, सिमोन्स सिंड्रोम क्या। देखिए आंसर बदल जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिमोन्स डिजीज क्या, ग्रोथ हार्मोन की कमी से एडल्ट में सिमोन्स डिजीज होते हैं।
ग्रोथ हार्मोन की कमी से एडल्ट में सिमोन्स डिजीज होते हैं। चलिए अब देखते हैं सिमोन्स सिंड्रोम क्या। सिमोन्स सिंड्रोम का मतलब है, सिमोन्स सिंड्रोम का मतलब है पूरा का पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी फेल कर गया, कंप्लीट फेलियर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। यानी जस्ट इमेजिन, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी कंप्लीटली फेल कर गया, मतलब यहां से आने वाले 6 के 6 हार्मोन की मात्रा कम गई होगी। अब तब सोचिए कितना गंभीर परिणाम होगा। यानी सिर्फ ग्रोथ हार्मोन के कमने से बड़े व्यक्ति में एक्रोमैक्रिया या सिमोन्स डिजीज दिख रही है, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ अगर सारे हार्मोन कम गए, क्यों कम गए? क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी फेल कर गया, है ना। तो अब जो परिणाम होगा उसको हम लोग सिमोन्स सिंड्रोम कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आंसर बदलना, मतलब आंसर ध्यान से रखिएगा, आंसर बिल्कुल बदल चुका है यहां पर। तो सिमोन्स सिंड्रोम मतलब कंप्लीट फेलियर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, सिमोन्स सिंड्रोम, है ना। अनिश गौरव सर, कुछ चाइल्ड में सिर्फ हेड का साइज इंक्रीज हो जाता है, व्हाई? देखिए, अब आप बीमारी मेडिकल साइंस के हिसाब से पूछेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है ना। जैसे आपने सिंपल से जो पूछा कि चाइल्ड में हेड के साइज बढ़ जाता है, तो बहुत सारी बीमारियों में चाइल्ड में हेड के साइज बढ़ जाते हैं। मैरास्मस के बच्चे में भी हेड के साइज बड़े होते हैं। क्वासरकोर में भी आपने सुना है, उसमें भी बच्चे के हेड के साइज बड़े होते हैं, है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए हाइड्रोकेफेलस है, उसमें भी बच्चे के ब्रेन की साइज बढ़ जाती है ना। तो ऐसे बहुत, मेनिंजाइटिस में तो नहीं देख, लेकिन हाइड्रोकेफेलस में ब्रेन की साइज पूरी तरीके से बढ़ चुकी रहती है। बहुत सारे वजह यहाँ पर हो सकते हैं। तो वजह खोजने जाएंगे तो फिर मेडिकल साइंस में इंटर करेंगे, उसकी हम लोग को आवश्यकता नहीं है। रितेश सर, हाइट का कम और ज्यादा होना तो जीन्स पर डिपेंडेंट करता है। ठीक है, तो सिर्फ जीन्स पर रखने से, यानी शरीर के अगर सारे हार्मोन्स को निकाल देंगे तो क्या लगता है, क्या व्यक्ति की हाइट पर या किसी भी फंक्शन में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर जीन्स को ही सारे काम करने थे तो क्या जीन्स हार्मोन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? सोच के देखिए, हम लोग हार्मोन पढ़ रहे हैं। शरीर का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? हर फंक्शन जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी जो हार्मोन्स किसी भी व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं तो जीन्स ही उस हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते होंगे। क्योंकि अगर जीन के पास मैसेज नहीं है तो हार्मोन्स कहां से आएंगे? तो आपने जो कहा कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखिए मैंने जीन से हार्मोन को तो कनेक्ट कर ही दिया। अब आप खुद सोच के देखो आंसर। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, है ना। अब हम लोग चलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड TSH और ACTH लिख के बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला ग्रोथ हार्मोन मैंने समाप्त कर लिया। अगले पेज पर आते हैं हम लोग। दूसरे हार्मोन का नाम है TSH और तीसरे हार्मोन का नाम है ACTH। सिर्फ बोल का खत्म करते हैं, एक एक लाइन का आंसर है ना। सिमोन्स सिंड्रोम को आपने रिपीट करने के लिए कहा। कंप्लीट फेलियर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड सिमोन्स सिंड्रोम। एंटीरियर पिट्यूटरी ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। अगर पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के कोई भी हार्मोन सब शायद कम आएंगे या नहीं आएंगे, अब जो परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वैसी बीमारी को हम लोग सिमोन्स सिंड्रोम कहते हैं, है ना। चलिए, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का अगले हार्मोन का नाम क्या है? TSH। नाम में तो आंसर छुपा हुआ है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो TSH नाम का हार्मोन आ रहा है, नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नतीजा, एंटीरियर पिट्यूटरी का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां तक जाएगा? ये थायराइड ग्लैंड तक आएगा, इसे स्टिमुलेट करेगा जिससे कि यहां के हार्मोन्स बाहर निकले। तो जब यहां तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे यहां से दो तरीके के हार्मोन बाहर निकलेंगे। एक का नाम रखेंगे हम लोग ट्राईआइडोथायरोनिन T3 और दूसरे हार्मोन का नाम रखेंगे टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसको हम लोग थायरोक्सिन भी हम लोग नाम दिया करेंगे, है ना, या T4 भी कहा करेंगे। तो देखिए, TSH का फंक्शन मैंने बता दिया। TSH एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड ग्लैंड तक आएगा और इसे स्टिमुलेट करेगा जिससे कि यहां से T3 और T4 नाम के हार्मोन्स आए। फिनिश्ड। वैसे ही आते हैं, अगले हार्मोन का नाम है ACTH। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ACTH ये क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर में जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, देखिए हम लोग पढ़ चुके थे, कहीं ना कहीं एड्रिनल ग्लैंड शामिल किए थे। कहां पर? जब किडनी फंक्शन पढ़े थे तभी। एल्डोस्टेरोन हार्मोन वगैरह के लिए मैंने काफी डिटेल में बढ़ाया था, और इस चैप्टर में तो बहुत डिटेल में आएगा, है ना। लेकिन फिर भी जरा सोचिए, तो किडनी के ऊपर में जो एड्रिनल ग्लैंड थे उसके दो हिस्से थे। किडनी के ऊपर के एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी हिस्सा था उसे हम लोग कहते थे कॉर्टेक्स, और जो अंदरूनी हिस्सा था उसे हम लोग कहते थे मेडुला। देखिए, नाम में ही है ACTH। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या करेगा? जो एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी हिस्सा है, जिसको आप कॉर्टेक्स कहते हो, इसके ऊपर काम करेगा। नतीजा, यहां से 42 तरीके के हार्मोन्स बाहर आएंगे। फिनिश्ड हो गया, इसका फंक्शन हो गया। So what is the function of ACTH? This ACTH, adrenocorticotropic hormone, is going to stimulate the outer portion of the adrenal gland called adrenal cortex, जिससे कि यहां से 42 तरीके के हार्मोन्स लगभग बाहर आएंगे। देखेंगे इस चैप्टर में डिटेल में आएगा। फिनिश्ड हो गया, इसमें ज्यादा बोलना ही नहीं है। अगले नाम पर आते हैं।
अगले नाम पर आते हैं, अगले नाम पर आते हैं। अगला नाम क्या क्या ले लेते हैं, 3 नाम और बच रहा है ना। देखिए आपको यहाँ पर दिखाकर हम बात कर रहे हैं, इससे दिक्कत ना आ जाए। क्या क्या बच रहा है, अब हम लोग के पास प्रोलैक्टिन बच रहा है, एफएसएच बच रहा है और एलएच बच रहा है। एलएच को हम लोग आईसीएसएच भी कहते हैं, यही ना। तो पहले काम करते हैं, पहले प्रोलैक्टिन हम लोग फिनिश कर लेते हैं, वक्त नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद हम लोग चलेंगे एफएसएच और एलएच में। एलएच मतलब आईसीएसएच में, इसमें काफी वक्त लग सकता है, काफी तो नहीं हो सकता, आपके बैच में थोड़ा वक्त मुझे ज्यादा लगे। तो चलिए पहले प्रोलैक्टिन फिनिश कर लेते हैं। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या है, यहीं पे बोल देते हैं। अगला पेज में सिर्फ नाम लिख देते हैं। चलिए यहीं पर चलिए यहीं पर पहले बोलते हैं, ज्यादा आसान होगा। सिर्फ अगले पेज नाम लिख देंगे। प्रोलैक्टिन फीमेल में जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, फीमेल के मैमरी ग्लैंड पर 4 हार्मोन के असर होते हैं। ध्यान से सुनने का, एक ही बार में सारा रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। फीमेल में जो मैमरी ग्लैंड होते हैं, मैमरी ग्लैंड के ऊपर 4 तरीके के हार्मोन के प्रभाव देखने को मिलते हैं। मैमरी ग्लैंड के ऊपर सबसे पहले एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन काम करता है, नतीजा मैमरी ग्लैंड थोड़ा सा डेवलप होता है। सेम मैमरी ग्लैंड के ऊपर बाद में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन काम करता है, नतीजा मैमरी ग्लैंड थोड़ा और डेवलप करता है। सेम मैमरी ग्लैंड के ऊपर अब प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन काम करता है, नतीजा मैमरी ग्लैंड थोड़ा और डेवलप होता है और साथ में मिल्क की भी सिंथेसिस होती है। और आखिरकार काम करेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि सिर्फ मिल्क को रिलीज करवाता है। बस हो गया। देखिए मैमरी ग्लैंड से संबंधित 4 हार्मोन एक ही साथ मैंने कंपेयर किए। सबसे पहले मैमरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा एस्ट्रोजन, थोड़ा सा डेवलप करवाएगा। फिर काम करेगा प्रोजेस्टेरॉन, थोड़ा और डेवलप कराएगा। फिर काम करेगा प्रोलैक्टिन, थोड़ा और डेवलप करवाएगा, प्लस मिल्क भी बनवाने लगेगा, सिंथेसिस करवाने लगेगा। और आखिरकार काम करेगा ऑक्सीटोसिन, जो सिर्फ मिल्क को बाहर निकलवाएगा, रिलीज ऑफ मिल्क। तो देखिए प्रोलैक्टिन का फंक्शन तो फिनिश हो गया। तो प्रोलैक्टिन में क्या लाइन कहना चाहिए, प्रोलैक्टिन में बस इतना ही ना कहना चाहिए, इट वर्क्स अपॉन मैमरी ग्लैंड and helps in the growth of mammary gland and also responsible for synthesis of milk। खत्म हो गया। This is called prolactin। और प्रोलैक्टिन को पहले मैंने कहा मैमोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से आएगा मैमरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। तो काफी लंबा रास्ता ट्रेवल किया, और लंबा रास्ता ट्रेवल करने वाला हार्मोन को हम लोग ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। तो यहां से निकला और सीधे मैमरी ग्लैंड पर काम करेगा, इसलिए नाम है मैमोट्रोफिक हार्मोन। और मिल्क को हम लोग ल्यूटो भी कहते हैं, क्योंकि मिल्क के बनने के लिए, मिल्क के सिंथेसिस के लिए जरूरी है, इसलिए इस हार्मोन को हम लोग ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, LTH। तो देखिए प्रोलैक्टिन कहिए, मैमोट्रॉफिक हार्मोन कहिए या ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन LTH कहिए, फंक्शन एक फंक्शन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब अक्सर लोग एक नाम में कंफ्यूज होते हैं। देखिए प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम क्या था, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, और इसी से मिलता जुलता नाम आपको यहां ऊपर की तरफ दिख रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को लिखते हैं हम लोग LH और ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन को लिखते हैं हम लोग LTH। अक्सर लोग नाम ध्यान से पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है LTH और लोग आंसर दे बैठते हैं LH। LH पढ़ना भी बाकी है, अभी आप LH सुनेंगे खुद क्या होता है ना। तो ध्यान दीजिए, प्रोलैक्टिन, मैमोट्रॉफिक हार्मोन या ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन का फंक्शन मैंने आपको बता दिए, एक ही चीज है। और अब हम लोग आखिरकार जंप कर रहे हैं कहां पर, यहां से आने वाले 2 हार्मोन। फीमेल में हम लोग जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे नाम होगा FSH LH, और मेल में जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे नाम होगा FSH और ICSH, है ना। तो चलिए अब इधर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ TSH, है ना। दीक्षा आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान है। नाम को आपको देखिए, इस चैप्टर को सुनना है, यही खेल है इस चैप्टर का, सिर्फ सुनना है और सिर्फ इसमें दिमाग का ही खेल है ना। तो ध्यान से सुनना है, नाम में क्लू है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां से निकलेगा और थायराइड ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि यहां से T3 और T4 नाम का हार्मोन निकले। खत्म हो गया, है ना, इतना ही। तो चलिए अब हम लोग आखिर चरण में आ गए हैं, FSH और LH, या मेल में FSH और ICSH नाम के हार्मोन को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर मैं प्रोलैक्टिन सिर्फ लिखने के लिए लिख दे रहा हूं, है ना। तो चौथे नंबर पर जो हार्मोन है उसका नाम रखा मैंने प्रोलैक्टिन। क्या कहा इसमें मैंने, प्रोलैक्टिन बस मैंने इतना ही कहा कि मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट प्लस सिंथेसिस ऑफ मिल्क के लिए जिम्मेदार होगा, है ना। अब चलिए आखिरी हिस्से में आते हैं। आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हो, है ना। मेरे ख्याल से अभी आप नोट्स बना रहे हो। नोट्स आप क्यों बना रहे हो, पहली मेरी फिर से यहाँ पे क्वेरी, आप लोग नोट्स अभी क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो। सिंपल सी बात है, जब आपके पास वीडियो को दोबारा प्लेबैक करके सुनने की क्षमता, आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। अगर आपका ध्यान डाइवर्ट होगा तो कैसे बेहतर परफॉर्म करोगे, है ना। तो ध्यान जहां पर मैं कह रहा हूं कॉन्सेंट्रेट करना, जहां मैं कहता हूं कि सुनने के साथ लिखना है, वहां आप लोग सिर्फ सुनकर चुप मार जाते हो, लिखते नहीं हो। और जहां मैं कह रहा हूं कि सिर्फ सुनना है, लिखना बाद में भी हो जाएगा, वहां आप सुनने के साथ लिख रहे हो।
तो जहां पर कंसंट्रेशन की चीज है वहां सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है। देखिए अब आप हर 30 सेकंड पर कुछ कुछ ऐसे ही दोबारा रिपीट करने बोलेंगे, कई लोग का आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम मुझे ही होगी, सिलेबस नहीं, आपको भी होगी, सिलेबस नहीं बढ़ेगा। और राजा कुमार का है कि सर एलटीएच का नेम कैसे आ गया प्लीज, अभी जस्ट मैंने रिपीट किया था, कहा था। फिर अगला रितेश कुमार पूछ रहे हैं कि टीएसएच को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। टीएसएच चौथी बार मुझे रिपीट करने के लिए कहा जा रहा है, 3 बार ऑलरेडी मैंने कर दिया है। तो ऐसे तो सिलेबस नहीं बढ़ेगा कि आपको बस पर्सनल एक चीज मैं बता रहा हूं, फिर भी उस सेम चीज को आप चौथे बार सुनना चाहते हैं मुझसे, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई होगा। तो आप कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ सुने, और अगर कुछ लगता है कुछ छूट गया है, वाकई अति आवश्यक है, तो आप बिल्कुल पूछ लें। और अगर थोड़ी बहुत चीज है, सिर्फ आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप दोबारा उसको प्लेबैक करके देखेंगे ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर से आपने टोकी दिया तो हम रुक ही गए, तो फिर से रिपीट कर देते हैं। तो दीक्षा को अभी जस्ट मैंने सबसे पहले मैंने टीएसएच 2 बार ऑलरेडी पढ़ा दिया था, दीक्षा ने फिर पूछा टीएसएच, मैंने फिर से बताया, अब फिर से टीएसएच आपने रिपीट करने के लिए बोल दिया, चलिए फिर से सुन लेते हैं, है ना। रोशनी परवीन, आपके लिए पहले हम रिपीट कर दें, रिपीट द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क। खत्म हो गया। लेकिन इतना रट के कोई फायदा नहीं है। देखिए मैंने बहुत अच्छे से 4 हार्मोन को एक साथ कंपेयर करते हुए आपको पढ़ाया, इसलिए मेरे मुंह से ये लाइन सुनकर ये आपको कॉपी पर लिखकर कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर आपने चारों को एक सीक्वेंस में नहीं समझ लिया। तो पहले मैंने एस्ट्रोजन का फंक्शन बताया था मेमोरी ग्लैंड पर, फिर मैंने प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन बताया मेमोरी ग्लैंड पर, फिर मैंने प्रोलैक्टिन का फंक्शन बताया था, और लास्टली ऑक्सीटोसिन का बताया था। तो आपको सिर्फ प्रोलैक्टिन दिमाग में है तो फिर आप मामला आगे जाकर आपका फंसेगा। एलटीएच का नाम कैसे आ गया, राजा कुमार आप फिर रिपीट करने के लिए बोल रहे हो। एलटीएच मतलब होता है ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटो मिल्क को भी कहते हैं, तो मिल्क के रिलीज के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसे ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं एलटीएच। रितेश का फिर से क्वेश्चन है, टीएसएच को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि यहां से T3 और T4 नाम का हार्मोन बाहर निकले, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक आ गया। और ध्यान रखिएगा, अब अगला जब तक मेरा FSH LH नाम का हार्मोन फिनिश नहीं हो रहा, जिसमें वक्त लगेगा, मैं कोई क्वेश्चन उधर देखने वाला नहीं हूं, इसलिए आपको पूछ कर कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं कुछ भी आप पूछ ले, मैं नहीं देखने वाला। चलिए, तो 4 हार्मोन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग 5वें और 6ठे नंबर के ऊपर आ गए। तो देखिए पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मेल में जिस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे या फीमेल में कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे, दोनों अलग अलग है। तो मेल में पहले चलिए मेल को देख लेते हैं। इन मेल्स, मेल में जो कॉम्बिनेशन में प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, FSH, और दूसरे का नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा। अब फीमेल में चलिए अगले पेज में संग संग फीमेल भी लिख कर रखते हैं। इन फीमेल्स, फीमेल में जो कॉम्बिनेशन प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, पहले हार्मोन का नाम अभी भी FSH होगा, लेकिन दूसरे का नाम रखेंगे LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मेल में लिखेंगे FSH और ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फीमेल में लिखेंगे FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब LH। यही है। चलिए, नाम तो पहले भी मैंने बताया था, दोबारा तिबारा चौबारा भी मैंने बता दिया। थोड़ा फिर से ध्यान से सुनिए। मेल में क्या होगा ना, मेल में पहले FSH ही काम करेगा, सॉरी फीमेल ध्यान आ गया, उल्टा हो गया। मेल में क्या होगा ना कि पहले ICSH काम करेगा, तब आप देखेंगे FSH काम करेगा दूसरे नंबर पर। जबकि फीमेल में क्या होगा, ठीक उल्टा। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में पहले काम करेगा FSH और बाद में काम करेगा LH। देखिए सीक्वेंस बदल रहा है। LH को ही ICSH कहते हैं, वो तो मैंने पहले बता दिया है। फीमेल में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं हम लोग LH, और मेल में प्रयोग करेंगे ICSH। लेकिन मेल में पहले काम करेगा ICSH, बाद में काम करेगा FSH, जबकि फीमेल में क्या होगा, पहले ही काम करेगा FSH और बाद में काम करेगा LH। सीक्वेंस देखिए बदल रहा है। अब डिटेल में चलने की बारी है। सतर्क हो जाइए, बहुत ज्यादा सतर्क हो जाइए, क्योंकि शायद अभी आप कई सारे शब्द सुनेंगे जो पहली बार ही होंगे। तो पहले मेल में हम लोग देख लेते हैं FSH और जो ICSH है किस तरीके से कर रहा है और क्या काम कर रहा है। ध्यान से आइए। चलिए, मेल में टेस्टिस आप जानते हैं प्राइमरी ऑर्गन है। प्राइमरी ऑर्गन किसे कहते हैं हम लोग, जहां पर गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। तो मेल में टेस्टिस के अंदर स्पर्म नाम का गैमीट प्रोड्यूस होता है, और फीमेल में ओवरी के अंदर ओवम नाम का गैमीट प्रोड्यूस होता है। तो वो ऑर्गन जहां पर गैमीट प्रोड्यूस होता है, चाहे मेल का टेस्टिस क्यों ना हो या फीमेल का ओवरी क्यों ना हो, आप इसे प्राइमरी ऑर्गन कहते हो। और बाकी सारे जो भी नाम आते हैं रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए, वो सारे के सारे सेकेंडरी ऑर्गन कहे जाते हैं। सारे ऑर्गन सेकेंडरी, सिर्फ मेल का टेस्टिस और फीमेल का ओवरी ही प्राइमरी ऑर्गन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोज कीजिए मेल में पढ़ रहे हम लोग, तो चलिए मेल में देख लेते हैं हम लोग। मेल में देख लेते हैं। तो मेल में जो प्राइमरी ऑर्गन उसका नाम क्या है, टेस्टिस। सपोज कीजिए मेल में मैंने टेस्टिस जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया।
ध्यान रखिएगा, क्लास 12 में तो काफी डिटेल में आएगा, काफी डिटेल में, लेकिन यहां भी बगैर सुने हुए हार्मोन समझ में आएगा नहीं। तो मेल में जो प्राइमरी ऑर्गन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है टेस्टिस। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? सेप्टा होते हैं, पार्टीशन होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे दो कमरे के बीच में पार्टीशन होता है, दीवार होते हैं, ठीक वैसे ही टेस्टिस के अंदर ऐसे सेप्टा होते हैं। इसको लोग टेस्टिकुलर सेप्टा कहते हैं। अगर टेस्टिकुलर सेप्टा है तो पक्का ये स्पेस अलग हो गया, ये स्पेस अलग है, ये स्पेस अलग है, ये स्पेस अलग है, ये स्पेस अलग, यानी सारे स्पेस अलग अलग होने लगे। इन स्पेस को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो जो पार्टीशन है इसको टेस्टिकुलर सेप्टा कहते हैं। अब बीच की स्पेस को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऐसे जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, यानी जो स्पेस दिख रहे हैं, इनकी संख्या किसी भी टेस्टिस में, किसी भी एक टेस्टिस में इनकी संख्या 250 के आसपास होती है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी स्पेस की संख्या किसी भी टेस्टिस में 250 के आसपास है, चाहे राइट टेस्टिस हो या लेफ्ट टेस्टिस हो, 250 के आसपास है। इधर भी 250, उधर भी 250, टोटल 500 है ना। अब इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होते हैं? इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो स्पेस है, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कह रहे हैं, इसमें क्या होते हैं? इसमें 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड डक्ट होते हैं, जो बनाते हैं। चाहे ये लोब्यूल हो, इसमें भी 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड डक्ट होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं? 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड डक्ट होते हैं, सब में है। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ध्यान रखिए, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड डक्ट हैं, जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, तो पक्का इसके बीच में स्पेस भी है, गैप भी है। इसी गैप को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो बीच का गैप दिख रहा है ना, मैं कहीं पर कलर कर देता हूं। सपोज कीजिए ये जो बीच का गैप दिख रहा है, बीच का गैप दिख रहा है ना, इसी गैप को कहते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी बीच का गैप जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, इसमें छोटे छोटे सेल के गुच्छे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे सेल के गुच्छे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक या लिडिक सेल्स। और यही लिडिक सेल्स जो बीच में है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक या लिडिक सेल्स, ये जो बीच में पाए जाते हैं, यही है इंडोक्राइन सेल्स। यही जो लिडिक सेल्स हैं, मिक्सचर ऑफ हार्मोन निकालेंगे, हार्मोन के मिक्सचर को निकालेंगे, उसका नाम होगा एंड्रोजन। और सबसे मुख्य हार्मोन जो एंड्रोजन, तो हार्मोन का मिक्सचर को एंड्रोजन कह रहे हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मुख्य हार्मोन होगा उसका नाम रखेंगे टेस्टोस्टेरोन। मैं तेजी से रिपीट कर रहा हूं, फिर फर्दर इसको एक्सपैंड करने हम लोग जा रहे हैं। टेस्टिस, पार्टीशन को कहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा, बीच का स्पेस को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हर एक ऐसे लोब्यूल्स की संख्या होगी 250। हर एक लोब्यूल में 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड डक्ट होंगे। इन्हीं 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड डक्ट को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पर स्पर्म बनेगा। लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का स्पेस, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस, इसी स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं लिडिक सेल्स, और लिडिक सेल्स होते हैं नेचर में इंडोक्राइन, हार्मोन का मिक्सचर रिलीज करेंगे, नाम होगा एंड्रोजन। और सबसे मुख्य जो हार्मोन होगा एंड्रोजन में, उसका नाम होगा टेस्टोस्टेरोन। यही है ना। अब इस इमेज को बड़ा बनाने जा रहे हैं, बड़ा। तो बड़ा बनाएंगे तो क्या क्या बनाएंगे? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना लेते हैं, और उसके बाहर का ये जो लिडिक सेल्स है जो कि हार्मोन निकालता है, इसको बना लेते हैं। सिंपल है ना। तो चलिए अगले स्लाइड में क्या करते हैं, इसको बड़ा बना रहे हैं। यहां पे एक पेज मुझे लेना पड़ेगा। चलिए, तो मैं उससे क्या करता हूं, सेम जिस कलर में ले रहे हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और लिडिक सेल्स जिस कलर में यहां बना हुआ है, सेम चीज को मैं बड़ा बना रहा हूं। तो ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसके बाहर में ये जो सेल का गुच्छा दिख रहा है, इन्हीं सेल के गुच्छे को हम लोग कहते हैं लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक भी कहते हैं। आप इस लिडिक मतलब LEYDIG, लिडिक सेल्स को आप लिडिक सेल्स कह दो, या आप इसे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक कह दो। मैंने कहा यहीं से एंड्रोजन आते हैं। सबसे मुख्य एंड्रोजन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। और ध्यान दीजिए, ये हाईली वैस्कुलर होता है, यानी ब्लड सप्लाई इसको बहुत ज्यादा है। तो चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा ब्लड वेसल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। एक काम करते हैं, अब हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखते हैं, अंदर क्या है ना। अभी तक तो मैंने बस आपको बेसिक तरीके से बताया कि इसके नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना। अब इसके भी अंदर प्रवेश करने की बारी आ गई। इसके अंदर क्या, चलिए इसके अंदर बहुत डिटेल है।
बहुत डिटेल जो भी पढ़ना है वो क्लास 12 के सिलेबस में है। क्लास 12 के सिलेबस में भी नहीं है, जितना हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज्यादा होता है कहीं ना कहीं। तो मुझे सिर्फ यहां पर आपके प्रश्नों का जवाब देना है इस चैप्टर के हिसाब से, तो ध्यान से सुनना है, रिपीटेशन शायद ज्यादा ना हो। तो इसके अंदर में क्यूब लाइक सेल्स भरे पड़े। क्यूब लाइक सेल्स किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसे क्यूब लाइक सेल्स कहते हैं, चारों तरफ भरे पड़े हैं। तो ये जो क्यूब लाइक सेल्स अंदर की तरफ भरे पड़े हैं ना, इसको हम लोग मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसका नाम मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया है। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं लंबे लंबे सेल्स भी होते हैं, कॉलमनर सेल्स भी होते हैं, इसको हम लोग सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स कहते हैं। संख्या हालांकि कम होती है लेकिन ये भी है। तो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया बहुत हैं, और बीच बीच में सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स भी हैं। फिर से मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया बहुत हैं, और बीच बीच में सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स भी हैं। बस चारों तरफ यही चीज है। ये जो सर्टोली सेल्स है, नर्व सेल्स है ना, जो लंबे लंबे दिख रहे हैं बीच बीच में है ना, ये भी हाईली वेस्कुलर होते हैं, यानी इसको भी ब्लड सप्लाई बहुत है। ये भी हाईली वेस्कुलर है, तो चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूं, ब्लड सप्लाई बहुत है। तो ब्लड सप्लाई इसे भी बहुत है, अब ब्लड सप्लाई सर्टोली सेल्स है, नर्व सेल्स को भी बहुत है। ये जो सर्टोली सेल्स है, नर्व सेल्स है, जो लंबे लंबे सेल मैंने बनाकर रखे हैं, सर्टोली सेल्स है, नर्व सेल्स हैं, इनको क्या क्या मिलता है? पहला तो मैंने कहा हाईली वेस्कुलर है तो ब्लड तो मिलता है। चलिए लिख के बात करते हैं। तो इनको क्या क्या मिलता है? यानी इनको बाहर से ब्लड तो मिल रहा है, तभी तो हाईली वेस्कुलर है। अगर ब्लड मिल रहा है तो पक्का ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिशन भी इनको खूब मिलता होगा, न्यूट्रिशन भी बहुत सारा मिलता होगा। कुछ स्पेशल तरीके का न्यूट्रिशन भी मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं मैचुरेशन फैक्टर। ये भी इनको श्योर मिल रहा है, स्पेशल तरीके का, जो बाकी शरीर के हिस्सों को नहीं मिलता होगा वो इसे मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं मैचुरेशन फैक्टर्स। और साथ में इसे एक और हार्मोन भी मिल रहा है, नाम है FSH। देखिए थोड़ी देर पहले लिखे थे फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसको FSH नाम का हार्मोन भी मिलता है। तो जो सर्टोली सेल्स है, नर्व सेल्स हैं, हाईली वेस्कुलर हैं, और मुख्यतः इसे चार चीज हमेशा मिल रहा है। एक FSH नाम का हार्मोन मिल रहा है, नतीजा ब्लड मिल रहा है, ब्लड के जरिए हार्मोन आता होगा, ब्लड मिल रहा है तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, और कई सारे मैचुरेशन फैक्टर्स मिल रहे हैं। नतीजा ये जो सर्टोली सेल्स है, नर्व सेल्स है ना, बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसकी सारी डिमांड पूरी हो रही है। और खुश होने की वजह से ये जो सर्टोली सेल्स है, नर्व सेल है, ये क्या करेगा? दो तरीके के प्रोटीन को रिलीज करेगा। दो तरीके के प्रोटीन को रिलीज करेगा। पहला प्रोटीन जो रिलीज करेगा उसका नाम होगा ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और दूसरा जो प्रोटीन रिलीज करेगा, दूसरा भी प्रोटीन ही है, उसका नाम होता है इनहिबिन। उसका नाम होता है इनहिबिन, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी डिटेल है यहां, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएगा, क्वेश्चंस भरा पड़ा मिलेगा हर जगह। तो इतने सारी डिमांड पूरे होने की वजह से सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स क्या रिलीज करते हैं? दो प्रोटीन रिलीज करते हैं। एक प्रोटीन का नाम होता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरे प्रोटीन का नाम होता है इनहिबिन। यहां तक थे? आगे आते हैं। बाहर के सेल का नाम है लिडिक सेल्स, हाईली वेस्कुलर है। इन्हीं लिडिक सेल्स के ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी से, देखिए मेल में मैंने पहले ही कह दिया कि मेल में पहले कौन काम करेगा? ICSH, बाद में कौन काम करेगा? FSH। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक हैं या लिडिक सेल्स हैं, इसी के ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आकर काम कर रहा है जिसका नाम है ICSH। ICSH इसके ऊपर काम किया। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक के ऊपर काम कर रहा है। नतीजा ये लिडिक सेल्स ने क्या किया? हार्मोन्स के मिक्सचर को रिलीज किया, नाम है एंड्रोजन। नतीजा यहां से क्या रिलीज होगा? यहां से रिलीज होगा, रिलीजेस मिक्सचर ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस, और सबसे मुख्य एंड्रोजन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ICSH का फंक्शन मैंने मेल में बता दिया। मेल में ICSH क्या करता है? तो लिडिक सेल्स के ऊपर काम करता है। लिडिक सेल्स के ऊपर काम करके यहां से मिक्सचर ऑफ हार्मोन को निकलवाता है जिसका नाम होता है एंड्रोजन, और सबसे मुख्य हार्मोन जो एंड्रोजन में होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। नतीजा ICSH के प्रभाव में इसने एंड्रोजेंस कहिए या टेस्टोस्टेरोन कहिए निकाल तो दिया। कहां निकाला होगा? ब्लड में, क्योंकि हाईली वेस्कुलर है, ब्लड में डाल दिया। तो लिडिक सेल्स ने क्या किया? जो मिक्सचर ऑफ हार्मोन जिसको आप एंड्रोजेंस कह रहे हो, सबसे मुख्य जो टेस्टोस्टेरोन, उसको कहां पर डाल दिया? ब्लड में डाल दिया। ब्लड में डाल दिया यानी ब्लड में किस हार्मोन की मात्रा बढ़ गई? एंड्रोजेंस की मात्रा बढ़ गई। अगर ब्लड में एंड्रोजेंस की मात्रा बढ़ गई तो ब्लड के जरिए एंड्रोजन कहीं भी जा सकता है,
पूरे शरीर में फैल गया होगा। तो अगर एंड्रोजन पूरे शरीर में कहीं भी जा सकता है, फैल गया होगा, तो क्या एंड्रोजन उसी ब्लड के जरिए क्या सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स तक आएगा? आएगा, क्योंकि लीडिक सेल ने ब्लड में एंड्रोजन को डाला, तो ब्लड के जरिए होते होते इसी ब्लड के जरिए कभी ना कभी एंड्रोजन नाम का हार्मोन सर्टोली सेल्स से नर्व सेल्स तक आएगा। और ये देखिए, यानी अंदर कौन सा हार्मोन पहुंच गया? एंड्रोजन आ गया। एंड्रोजन, कौन सा हार्मोन अंदर आ गया? एंड्रोजन आ गया। और जैसे ही अंदर एंड्रोजन नाम का हार्मोन आया, वैसे ही सर्टोली सेल्स ने पहले से ही क्या निकाल कर रखा है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाम में ही आंसर है। तो एबीपी नाम का प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या किया? इस एंड्रोजन नाम के हार्मोन को, जो कि अंदर फिलहाल पहुंच चुका है, उसको अपने साथ बांध लिया। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बांध लिया। अब बांधने की वजह से अंदर किस हार्मोन की मात्रा फिलहाल बढ़ गई? एंड्रोजन की मात्रा बढ़ गई। यानी जो एंड्रोजन बाहर रिलीज हुआ था, उसकी मात्रा फिलहाल कहां बढ़ गई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर किस हार्मोन की मात्रा बढ़ गई? तो एंड्रोजेंस नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ गई। एंड्रोजेंस नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ गई, है ना। तो वक्त की समाप्ति, मुझे लग रहा है कि वक्त फिलहाल हम लोग का नहीं है, साथ नहीं है, तो 15 मिनट के गैप आप भी लीजिए, मेरे लिए भी आवश्यक है। अगली कहानी हम लोग यहीं से आगे बढ़ाएंगे, इसमें ज्यादा पीछे जाने की मुझसे आप उम्मीद नहीं कीजिएगा फिलहाल, है ना, क्योंकि बहुत कुछ है ना। तो चलिए इस क्लास को फिलहाल मैं यहीं पर ब्रेक देता हूं, आपके लिए भी जरूरी, मेरे लिए भी। थैंक यू।